नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त शिल्पा आप सभी का सोन चिराई हिंदी चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने आपको पहले ही कहा था कि कुछ न कुछ सवाल जवाब होते रहेंगे, लाइव शोज होते रहेंगे। वैसे आज भी हम फेसबुक लाइव शो पे आए हुए और उसी शो का नाम है लाइव सवाल जवाब। और आज हमारे साथ मिलने आए हैं श्याम जी श्याम, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े गीतकार है। चलिए आज हम उनसे बात करते हैं। सर नमस्ते, आपका हार्दिक स्वागत है सोन चिराई चैनल पर भी और उन्हीं के लाइव शो पर भी। कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं नमस्कार प्रणाम करूंगा। मैं हूँ श्याम जी श्याम और हम भी अच्छा हैं। आप दुआ करते हैं कि आप सब भी अच्छा रहें। जी सर जी। क्या हाल है अभी जो कोरोना का ये सब चालू है, मतलब पैंडेमिक जो सिचुएशन चालू है, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मालिक की मर्जी के आगे तो किसी की नहीं चलती। हम लोग भी उसी सिस्टम को दोहरा रहे हैं और निभा रहे हैं। सबकी दुआ सलामती के लिए भगवान से यही विनती करें कि सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और सदा गाते गुनगुनाते रहें। जी जी सर, मैंने सुना है कि आपके फैमिली से, यानी कि आपकी जो फैमिली है, जो आप मिडिल क्लास फैमिली से आए हो, तो वो आप पहले ही ऐसे शख्स है जो गीतकार करके भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आए हो, तो आपका वो स्ट्रगल पीरियड कैसा है, क्या है, मतलब आपने शुरुआत कहाँ से की? मैं आया मुंबई तो यहाँ कुछ टाइम टेलरिंग किया, जो सैंपल मास्टर रहा, जो लेडीज टेलर के हम बहुत अच्छे करिश्मा एक कंपनी हुआ करती थी जी। तो उस कंपनी का मैं टेलर मास्टर रहा और जो बनाता था पीस तो उससे 500, 600, 1000 मशीनें चलती थी। उसके बाद उसी दौरान फिर मैं कुछ पैसा इकट्ठा किया और एल्बम निकाला और वीनस के लिए बहुत सारे कैसेट गाए। और फिर जो है कि उसके बाद हमको वीनस ने एक फिल्म दिया। मेरी पहली फिल्म थी जुल्मी संग अखिया लड़ी, भोजपुरी फिल्म थी जी। बलिया से प्रोड्यूसर थे। और उसके बाद जो है सफर चालू हुआ फिल्मी। यानी कि देखा दोस्तों कि अगर स्ट्रगल करना ही है तो जैसे सर ने कहा कि उन्होंने पहले टेलरिंग का काम चालू किया, यानी कि कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। टेलरिंग का काम करते करते वो यहाँ पर एज अ गीतकार करके आज हमारे सामने बैठे हुए। तो मैं इनके तरफ से सिर्फ यही एक ही कहना चाहती हूँ कि आपका जो स्ट्रगल है या आपकी जो मेहनत है वो कहीं रुकाएगा नहीं। आप वैसे ही स्ट्रगल करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सक्सेस अपने आप जरूर आपके पास आएगी। सर मुझे आपसे ये पूछना है कि जैसे आपने अभी बताया कि आपको विनस सीरीज ने, यानी कि विनस कंपनी ने एक फिल्म दिया, वो किस साल आई थी, कौन से साल में आपने एग्जैक्टली भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में गीतकार करके काम शुरुआत की? 2006 में वो फिल्म की शुरुआत हुई और आते आते मतलब 7 में फिल्म रिलीज हुई और वहीं से जो है अपना फिल्मी काम शुरू हुआ और फिल्मों में गीत लिखना और सबसे मुलाकात तब से समझ आ रही। लेकिन वीनस कंपनी के साथ आपकी मतलब कैसे आप मिले वहाँ पे? वीनस ऐसा एक छोटी मोटी कंपनियों में गाता था तो वीनस जो कैसेट सेंटर पहले हुआ करता था, तो कैसेट सेंटर से जैसे बच्चू भाई सकरिया कैसेट सेंटर है जो मुंबई सेंट्रल में है, तो वहाँ से वीनस ने जो है वहाँ से मुझे बुलाया। वहाँ के लोगों को कहा कि इस लड़के को कोई बुलाइए, तो मुझे एल्बम गाने का मौका मिला और मैं गीत बचपन से लिखता था तो लिखा और गाया। उसके बाद में फिर भोजपुरी फिल्म का ऑफर किए और फिर बाद में जो है मैं जब गाना लिखने लगा उसके बाद में काफी आगे काम गया तो फिर वीनस ने भोजपुरी डिपार्ट के लिए मुझे नौकरी पे रख लिया। जी जी, बहुत बड़ी बात है। यानी कि आप छोटे मोटे कंपनी के लिए गाना गाते थे, गाना लिखते थे, तो मतलब आपको ये भी कहा जाएगा कि आप सिंगर भी हो। जी गाता था जी। तभी अभी नहीं गा सकते, आप कुछ 2 पंक्तियां सुनाएंगे हमारे लिए, हमारे सारे दर्शकों के लिए जो हमें इस वक्त अभी लाइव देख रहे हैं? भोजपुरी और हिंदी में मैं सबको, उदित जी हैं, कुमार सानू जी हैं, श्रेया जी हैं, सारे लोगों को मैं गवाया। कुमार सानू जी एक मेरे गीत गाए थे, फिल्म का नाम था दुल्हनिया प्यार में तोहरे उड़े चुनरिया, उसमें एक गीत मैंने लिखा था, सांग गाए थे। अच्छा, वही सुनाता हूँ 2 लाइन। जी सुनिए। दूध के जैसन तोहरी गोराई, दूध के जैसन तोहरी गोराई, होठ चुहे मधुशाला, फुर्सत से बनौले हुई हैं
दोहरा के ऊपर वाला। वाह, क्या आवाज है। यानी कि सर गीत भी गाते हैं, गाते भी है, यानी कि ये ऐसे टैलेंटेड है कि जहाँ पर अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी काम देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। बराबर है सर, करेक्ट है। जी। ये आपसे तो बहुत सीखने के लिए मिलेगा। सर आपके फैमिली, जैसे अभी बताया कि आप मतलब अकेले ही ऐसे इंसान हो कि जो आप पहले ही आपके फैमिली से आए, तो आपके फैमिली वालों ने कभी आपको रोका नहीं इस इंडस्ट्री में आने के लिए? नहीं, हमारे बड़े भाई हमें बहुत मदद की, मेरा छोटा भाई, मेरी पूरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट किए। जैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश में हर घर में एक नेता होता है। जी जी और बिहार में कह लीजिए कि हर घर में एक डांसर होते हैं। वहाँ के जी। लोग नाच बहुत पसंद करते हैं, तो जैसे डांसर लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं लोग। तो हमारे यूपी में नेता लोग को बड़े सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि हमारे घर में एक नेता हो और एक गायक हो। तो मैं गीत गाता था, और नाम के लिए जो है हमारे घर वालों ने बड़ी हमारी मदद किया और सपोर्ट किया और हमेशा सहयोग। यानी कि आपकी फैमिली वाले पूरे सपोर्ट में थे। पूरे सपोर्ट। तो जब आप अभी तक यूपी है। से मुंबई आए, जी। तो किस किस चीज के लिए तकलीफें हुई या दिक्कतें आपको झेलनी पड़ी? अभी हम पता नहीं चलता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो एक बार जो है हम कांदीवली से आ रहे थे, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े सिंगर हैं चंद्र किशोर पांडे जी, वो गिरधारी लाल मौर्य जी बहुत अच्छे लेखक हैं, हमारे गुरु हैं। तो उनकी रचना वो गाते थे, तो उनकी रचना मैं भी गाते हुए आ रहा था। भोजपुरी में निर्गुण भजन होता है, वही मैं गाते आ रहा था। तो एक चुलबुल सुनकर गायक हैं, वो हमको सुने तो बोले भैया आप किससे गाना लेते हैं, कहाँ गाते हैं? तो मैं बोला मैं गायक नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही आया था, कांदीवली कुछ काम था। तो फिर वो अपने गुरु से मिलवाए, महेंद्र कवि जी से, बोले कि ये बहुत अच्छा गा रहे हैं, इनको गाना गवाया जाए। तब से लोगों के बीच में वो जहाँ स्टेज प्रोग्राम होता था तो हमको लेके लोग जाते थे, और उनके साथ थोड़ा सीखना पढ़ने का मौका मिला, और ऐसे ही बस काम अच्छा, चालू हुआ। यानी कि आपने स्टेज प्रोग्राम्स भी किए हुए हैं। जी। तो वो स्टेज प्रोग्राम करना या गीत लिखकर किसी गायक से गाना मतलब गावा का लेना, इसमें डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है इसमें? पहली बात बता दूं कि स्टेज गायक जो होते हैं और स्टूडियो के जो गायक होते हैं, वो दोनों में बहुत अलग बातें होती हैं। स्टेज का गायक जो होता है वो कान का बहुत पक्का होता है जी। और जो स्टेज के गाते हैं तो इतने लाउड साउंड बजते हैं, बड़े बड़े साउंड स्पीकर होते हैं कि अच्छी गायकी के लिए स्टूडियो के जो गायक होते हैं उनका जजमेंट अलग होता है। जो स्टेज के होते हैं वो कान का जजमेंट बड़ा साउंड खराब कर देते हैं, तो वो इतना परफेक्शन नहीं दे पाएंगे स्टूडियो में जो स्टेज पर रेगुलर गाते हैं। और जो स्टूडियो के गायक होते हैं वो स्टेज भी अच्छा निभा लेते हैं और उनको जजमेंट आता है कि माइक से कितना दूरी पर क्या बोलना है। तो गायक स्टेज का और स्टूडियो में ये फर्क है। जी। जी। हालांकि सर अभी इतना भी बता दें कि मैं खुद राइटर हूँ, जी। तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती है। तो एक राइटर की ऐसी क्या क्या समस्या है कि जहाँ पर कहीं ना कहीं काम होना जरूरी है, यानी कि जहाँ पर राइटर को कुछ मिलता है या नहीं मिलता हो, यानी कि काम भी हो या उनका दाम हो, जो भी हो। जैसे आप ये इंडस्ट्री की एक कहावत सुने होंगे, कहीं भी लड़के या लड़कियां जाते हैं तो उनसे लोग कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जी। ये मशहूर डायलॉग है। तो हम लोगों के साथ भी ऐसा है। मैं जब पहली फिल्म किया तो हमारे प्रोड्यूसर हमको पैसा नहीं दिए। अच्छा। उल्टे मेरा 10-11 हजार रुपया मेरा आने जाने में जो खत्म हुआ, तो वो इसलिए पैसा नहीं दिए कि वो दूसरी फिल्म के सॉन्ग हमसे लिखवाना चाहते थे और चाहते थे कि जब वो बोले कि दूसरी फिल्म का गाने दे दो तो मैं पैसा दे दूंगा। तो मैं बोला कि नहीं, पहला ऑर्डर दे देंगे तो मुझे फिर खोजना नहीं पड़ेगा आपके यहाँ आने जाने के लिए। मेरे खत्म हो गए वो मुझे आप दे देंगे तो मेरी अपनी फीस, तो मैं आपका दूसरा गाना फिर देता हूँ। तो वो नहीं दिए। तो पहली ही फिल्म रिलीज है, टी सीरीज से रिलीज है, मगर उसमें भी नाम भी नहीं दिए ये लोग। पोस्टर पर नाम है, फिल्म में नाम है, मगर गाने के सामने जो नाम आता है जिससे रॉयल्टी राइटर को मिलती है जी। तो उसके सामने दूसरे जो उसमें एक दूसरे राइटर थे वो एक गाना लिखे थे, उसमें मैंने 8 गाना लिखा था। तो जो एक गाना लिखे उनका सारे गानों के सामने उन्हीं का नाम है, फिल्म में नाम है, फिल्म पर्दे पे नाम है, पोस्टर पे नाम है, मगर सॉन्ग के सामने नाम नहीं है। तो किसी को बताऊं भी तो कोई विश्वास नहीं करेगा मैं लिखा हूँ। तो आपका कॉपीराइट नहीं था, मतलब आपने रजिस्टर करवाया था या नहीं? मैं आज भी वो रजिस्ट्रेशन कॉपी में रखा हूँ।
रजिस्टर करवाया तो उसका रजिस्ट्रेशन कुछ करवाया। उपयोग नहीं हुआ आगे? जो शत्रुघ्न गोस्वामी जी डायरेक्टर थे, तो वो उसमें क्लेम भी किए थे एसोसिएशन में, राइटर एसोसिएशन में। तो वहां से अब इसीलिए गाना रजिस्टर्ड करवाना भी, जब कोई एक्शन नहीं ले रहा है, जब हम आपको शिकायत कर रहे हैं तो आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो शिकायत करके फायदा क्या है? हम शिकायत भी किए, न हमें वो फीस मिली, न वो हमें नाम मिला। आज भी वो बातें पेंडिंग है। मैं गाना हमेशा रजिस्टर्ड करवाता हूँ, एसोसिएशन की रूल को मैं फॉलो करता हूँ, मगर हमको फायदा क्या है? हम जो गाना कॉपी 10 रुपया 20 रुपया जो कॉपी करवाते हैं, तो हम तो फीस अपनी दे रहे हैं। हमारा जो राइटर एसोसिएशन कार्ड है उसको मैं रेनो करवाता हूँ, वहाँ फीस देता हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे राइटर भाई गाना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो ये उनसे सवाल प्रश्न रखें कि हमारा गाना कोई अगर चोरी होता है, चाहे कोई पैसा न देता हो, तो आपको अगर मैं बोलता हूँ तो उस पर आप एक्शन लें। रिक्वेस्ट नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि हम उसकी फीस दे रहे हैं। जी करेक्ट। तो मगर वो लोग ऐसा नहीं करते। करेक्ट। तो यानी कि आपका कहना है कि ये एक मोनोपोली हुई, जी, यानी कि जिसका पावर ज्यादा वो बस। हर एक चीज उनके पास जाती है। कहते हैं ना कि कानून भी तो गरीबों के लिए ही है, बड़े लोग के लिए क्या है? नहीं तो मान लीजिए विजय माल्या भागे हुए हैं, नीरव मोदी भागे हुए हैं, सारे लोग जो भागे हुए जी, हैं, जी, जी। सब जानते हैं, यहाँ की सरकार भी जानती है, सबको सरकार भी पता है कि जानती है। कौन कहाँ है, जी उनको क्यों नहीं लाके। राइट। अभी हम आपका एक पेन चुराने, अगर सिर्फ हमको आप कह दें कि उन्होंने पेन चुराया, तो हमको 2 थप्पड़ पुलिस लगाएगी जी और बंद भी कर देगी। सही बात बोली मगर सर। वो पूरे हिंदुस्तान का दौलत ले जाके वहाँ बैठे हैं आराम से, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं। तो नहीं। कानून जैसे राइटर का गाना चोरी हुआ, राइटर को फीस नहीं मिली, तो तब कोई नहीं एक्शन ले रहा है। और वही प्रोड्यूसर उनको 10,000 दे दिया कि छोड़ो 50,000 राइटर को दिलवा रहे, तुम्हें 10,000 ले लो, तो मान गए ना। ये मेरा मानना है। नहीं तो मुझे मेरी फीस मिली होती, मुझे मेरा नाम मिला होता, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उस वक्त आपके साइड से किसी ने एक्शन ली या नहीं लिया? डायरेक्टर हमारे पक्ष में थे। मैं रजिस्ट्रेशन जो करवाया है वो कॉपी मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा। मैं आज भी हमेशा अपना जाके गाने रजिस्टर करवाता हूँ और वो फीस देता हूँ, मगर फायदा मुझे कुछ दिखाई नहीं। जी, जी जी। सर आपको मैं एक डायरेक्ट सवाल पूछती हूँ, फिलहाल अभी जो इंडस्ट्री में चालू है नेपोटिज्म यानी कि पक्षपात, जी, इस बारे में आप क्या कह सकते हो? क्योंकि हमारे जो इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लड़के या लड़की आते हैं जो सच में टैलेंटेड है, लेकिन उनको काम नहीं मिलता वो। इसलिए और नहीं हमारे मिलता। मैं आपकी बात रोक के कह रहा हूँ। हाँ, बोलिए ना सर। उनको काम इसलिए नहीं मिलता कि वो सामने वाला जो आज छाया हुआ है, जो कर रहा है, कोई भी हीरो हो, चाहे हीरोइन हो, चाहे विलेन हो, उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलेगा, तो एक अच्छा लड़का होते वो डायरेक्टर के हाँ में हाँ ना मिला है, प्रोड्यूसर के हाँ में हाँ ना मिला है, चाहे गीतकार हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे एक्टर हो, उसको काम ही नहीं मिलेगा। जी और ग्रुपबाजी, झूठ मूठ का, टैलेंट हो न हो, फिल्म पर फिल्म पीढ़ी जा रही है। एक हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के एक इतना बढ़िया हीरो हैं कि उनकी 14-15 फिल्म कंटिन्यू पीटी, सब जानते हैं। पीटने के बाद भी फिर भी वो सजेस्ट करेंगे कि ये म्यूजिक डायरेक्टर रहेंगे, ये गीतकार रहेंगे, ये हमारी हीरोइन रहेंगी, ये विलेन रहेंगे। यानी कि वो अपना पूरा एक टीम लेके रहते हैं। हाँ, अच्छा आप मान लीजिए कि हम गीतकार हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, जी आपको मनाने में लाने में दिल्ली आप रहते हो, चाहे यूपी बिहार रहते हो, जी तो 1 साल 6 महीना हम आपके पीछे समय गंवाए, समझाए, आप बोले कि हमको बताइए तो मैं आगे फिल्म बनाऊंगा। करेक्ट। मैं आपको कन्विंस करके और फिल्मी बातें बता के मैं आपको लेके आया मुंबई में, जी आपको भाड़े से रूम दिलवाया, चाहे अपने घर में रखा। उसके बाद जब हम आपको लेके जाते हैं, सुपरस्टार हीरो जो हैं हमारे यहाँ भोजपुरी दुनिया के, तो उनके पास जब लेके जाएंगे तो वो खुद कहेंगे कि प्रोड्यूसर कहेंगे कि ये श्याम गीतकार हैं और ये इन्होंने आपके पास लेके आया, मुझे भोजपुरी फिल्म बनानी है। तो वो कहेंगे कि ऐसा है कि भैया भी, श्याम जी भी एक गीत लिखेंगे और हमारे पास गीतकार हैं, फलाना गीतकार है, अच्छा फलाने म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और आपका काम अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अच्छा। मैं बेसिकली गायक यानी कि हूँ। हम ऐसे कह सकते हैं कि बुलाया खाना खाने के लिए, लेकिन सिर्फ तीर्थ प्रसाद हाथमा दे के जी छोड़ दिए। हाँ, तो वो ऐसे? हाँ, बस नाम के लिए कि हाँ ये भी रहेंगे। मगर आप बताइए कि कम से कम 50,000 चाहे 25,000 अगर
गाने का जो मिलता है, एक राइटर अगर जो मेहनत करके लाया है उसका घर कैसे चलेगा? 5,000 रुपया, 4,000 रुपया, 3,000 रुपया दे के लोग हटा देते हैं, मगर उनके पास जो जी में जी, हाँ में हाँ मिला रहा है, उसको पूरा काम जा रहा है, वो भी खोज के लाए, काम करे। जिसके पास टैलेंट हो उसको काम मिलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, जब तक ग्रुप रहेगा, इससे कुछ किसी का भला नहीं होना है, क्योंकि जिसको टैलेंट है, जो काम का हकदार है, मैं नहीं कहता कि मैं पुराना गीतकार हूँ तो मुझे ही काम मिले। एक मेरा नया भाई कोई आता है, उसको गीत लिखने का हुनर है, सहूर है, तो उसको गीत और उसका काम उसको मिलना चाहिए, उसकी फीस मिलनी चाहिए। यानी कि आप सिर्फ एक ग्रुपिज्म या जो पक्षपात या भेदभाव होता है, आप उसके अगेंस्ट में हो। लेकिन अगर कोई नया भी आया या फिर कोई पुराना भी हो, तो जिनके पास टैलेंट है आप उनके फेवर में हो, यानी कि आप उनको आप साथ दे सकते हैं। बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि अगर कोई नया लड़का है, गीत अच्छा लिखता है, कोई अच्छे मेडिटेटर है, समझ है, तो आप अच्छी प्रतिभा को आगे लाइए, ना कि मेरे नाम का धोर मत जमाइए। अच्छा काम मिले, इंडस्ट्री को अच्छा दिशा मैसेज मिले, अच्छे अच्छे गीत आए, और जिसको लिखने का सहूर हो, जिसको गंदे गाने वो लिखता है जिसको गाना लिखने नहीं आता, जिसको काम आता है वो हमेशा अच्छाई का परिचय देगा और वो अच्छा कुछ करने की कोशिश रखेगा जी। तो मेरे कहने का मतलब यही है जी। सर, और एक पूछना था कि अभी हालांकि हमने और एक ऑलरेडी लाइव वीडियो शो किया था नंद कुमार तिवारी जी सर के साथ, जो अश्लीलता इस बारे में, तो मुझे आपसे यही पूछना है कि जो पहले गाने बनते थे या पहले फिल्में बनती थी वो, और अभी जो फिल्में या गाने बनते, तो उसमें जो भी जमीन आसमान का फर्क हुआ है वो किस चीज की वजह से हुआ है? ऐसा है कि देखिए, तिवारी जी को पहले मैं नमस्ते करूंगा, और सच बात तो यह है कि तिवारी जी से ही मैं पूछ रहा हूँ, तिवारी जी का नाम क्या पता है? नंद कुमार तिवारी जी। नंद कुमार तिवारी जी, आपसे मैं एक बात कहूंगा कि आपके घर में, गांव में, खानदान में अगर शादी होगी, रिलेशन, कहीं भी शादी विवाह होगा, वहाँ आप तो पहले ये शुरू कर दीजिए सर कि जो परछावन होता है हम लोग यहाँ, जब दूल्हा जब घर से निकलता है तो परछावन होता है, उसमें बैंड बाजा डीजे जो भी बजता है, तो आप अपने घर से हम अपनी शुरुआत करें अच्छाई से। वो तो खुद वे ही करते हैं। मैं ये शुरुआत करें कि अच्छे गीत भजन आपको जो भी साहब पसंद हो, अनूप जलोटा साहब, शारदा सिन्हा जी, भरत जी, मदन राजगोपाल जी, मालवी अवस्थी जी, जिनको आप पसंद करते हैं, परछावन पर जरा उनके गाने बजवा के आप डांस करवाइए। क्योंकि जब गाने बजते हैं, आप जिसका विरोध कर रहे हैं कि अच्छे गाने लोग बजाते नहीं हैं, अच्छे गाने लिखते नहीं है, गाते नहीं है, आप बताएं कि अगर किसी का गंदा गाना गा के एक लड़का है, अगर वो गीत गाता है और उसके पिता नहीं है, माँ है और 4 बहन है, अगर शादी करना हो, शादी करना अपनी बहन का, वो बेचारे के पास वही कला है, गीत, नहर पे माटी फेंक रहा है, जी। मिट्टी फेंक के अपनी माँ को, अपनी बहन लोग को खाना खिला रहा है। आज शादी करने की नौबत है तो पैसा नहीं है, और एक गंदा गाना गा के वो पैसा, नाम और स्टेज पा रहा है और शादी कर ले रहा है। तो मैं तो कहूंगा कि सबसे सपूत बेटा वही है जी, जो कुछ भी करके, कुछ भी अच्छा करके। सर, पर आपको ऐसा नहीं लगता कहीं पर ये समाज पे अलग प्रभाव होता होगा? समाज को कहिए कि समाज वो 4 बेटी का शादी करवा के दिखा दे। गांव के अगल बगल के लोग ऐसे हैं कि एक जवान बेटी अगर हो तो सब लोग ये कहेंगे, मैं सुना हूँ, लोग कहते हैं कि ये अपने घर गई होती तो 2 बच्चे की माँ हो गई होती, 1 बच्चे की माँ हो गई होती। लोग मजा लेने के लिए, टिप्पणी करने के लिए दूसरे की बहन बेटी पर उंगली उठाते हैं, मगर वही समाज, वही लोग ये नहीं कहते हैं कि मेरा बेटा दुबई में है, सऊदी में है, मुंबई में है, कल कारखाना चलाता है, चलो हम 5-5 हजार 10-10 हजार रुपया दे के, और ये गरीब कोई भी बिरादर हो, उसकी बेटी का शादी कर दें, हमारे गांव की ये धन है, दौलत है, इज्जत है। ऐसा नहीं करता है लोग, मजाक जरूर उड़ाता है लोग। तो गंदा गाना गा के अगर अपना घर चला लेता है, अपनी बहन बेटी का शादी कर लेता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है जी। और रही बात समाज की, तो प्रिंसिपल हो, डॉक्टर हो, जज हो, ये इनके भी घर में जब शादी होती है तो गाना तो डांसिंग वाला ही, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, चाहे कोई भी गाना अगर करता है लोग, मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए, तो मान लीजिए कि जो पोस्ट वाले हैं उनके जहन के तो एक खिलाफ ही है ना गाना, मगर डांस लोग बहू बेटी इसी पे करते हैं, इसी पे करते हैं। और जब आपके घर अगर बजता है तो लोग कहते हैं कि अरे गंदे गाने बजा रहे हैं, समाज को ध्वस्त कर रहे हैं लोग।
और जब उनके घर शादी होती है तो खुद वो भी, उनकी बहन बेटी भी नाचते हैं। तो पहले हमको शुरुआत करनी होगी कि हम निर्गुण भजन और अनूप जलोटा साहब का परछावन पे बजाएं तो लोग बजाएंगे ना जी। तो जी। कहना नहीं चाहिए। देखिए जिसका जैसे घर चल रहा है चलने देना चाहिए। मार्केट है, मार्केट में सिंदूर भी बिक रहा है, कोयला भी बिक रहा है, कफन भी बिक रहा है, हार भी बिक रहा है, फूल भी बिक रहा है, कांटे भी बिक रहा है, दूध भी बिक रहा है, मच्छी भी बिक रहा है जी। गाय भैंस भी बिक रही है और सब कुछ बिक रहा है। जी। और हम आपको जो खरीदना है, फल भी बिक रहा है, जो खरीदना है वही ना हम खरीद के लाते हैं। जी। तो ये मत कहिए कि बाजार खराब है, बाजार नहीं खराब है। हमको क्या लेना है आप उसी से मतलब रखिए। पर समाज ऐसा करता नहीं है ना। समाज ये कर रहा है कि जो अश्लील चीजें बताई जा रही है या अश्लील गाने जो हम सुनते हैं जी। तो वो सारा समाज उस प्रभाव के नीचे जा रहा है। मगर बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। चंदन का पेड़ है तो क्या वो विष ढूंढेगा? मार्केट में विष और विषैला अगर भुजंग सांप जो था इसने मान लीजिए उसको लपेटा है तो ऐसा तो नहीं कि वो चंदन का पेड़ विषैला हो जाएगा, ठीक ना। हंस जो होता है दूध में से पानी निकाल के चुन लेता है, पी लेता है, क्योंकि उसको दूध से मतलब है, पानी से मतलब नहीं है। जी। दूध में पानी है या पानी में दूध है वो उसको पता है हंस को, तो वो अपने सिर्फ दूध से मतलब रखता है। जी। तो आपको जो चाहिए वो मार्केट से ले लीजिए। राइट। ये मत कहिए कि हमारी उत्तर प्रदेश की संस्कृति खराब है और वहाँ के लोग खराब है। वहाँ के लोग खराब नहीं है। एक से एक खूबसूरत गीत वहाँ बज रहे हैं, आपको जो सुनना सर वो सुनिए ना। आपका ये जो मोबाइल है, मोबाइल में सारा चीज, मोबाइल एक सागर हो गया है, देश दुनिया संसार हो गया है। जी। जी। इसमें जो आप चाहेंगे, सीता मैया की गाथा, अच्छा है, जी। काशी काबा की बातें, सब बातें हैं, सब बातें। किसी की भी परिचय जीवनी कुछ जानना हो ये बता रहा है। तो आपको जो चाहिए वो लीजिए। दुनिया को आप उपदेश मत दीजिए कि ये गंदा हो रहा है, वो गंदा हो रहा है और मैंने भोजपुरी को बनाया है। कोई किसी को कुछ नहीं बनाया है, हर कोई अपना काम बना रहा है और अपना अच्छा कर्तव्य है तो उसके साथ अच्छी बातें जुड़ जाती हैं। जी। जैसे वाल्मीकि जी रामायण लिखे तो वो वही कर सकते थे, जो जो कर सकता है वो कर रहा है। वो गंदा गाना गा रहे तो उसको गाने दीजिए, आप मत सुनिए। आप जगजीत सिंह को सुनिए, अनूप जलोटा साहब को सुनिए, मनोज तिवारी जी को सुनिए। और मनोज तिवारी जी भी बहुत सारे ऐसे गीत गाए हैं जी। जो आप सुन सकते हैं। जी। और बगल वाली जान मारेगी, हमारे यहाँ संस्कृति बता दूं कि हमारे बगल वाली जो होती हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं, पूर्वांचल से, जी। बगल वाली जो होती है, बगल वाली को हम लोग बहन और बेटी मानते हैं। तो बगल वाली जान कैसे मार रही बताइए? जी। बगल वाली बहन बेटी अगर है जी। तो बगल वाली जान कैसे मार रही है? इन्हीं सब गानों से पॉपुलरिटी पाके आज पार्लियामेंट में हमारे मनोज तिवारी जी आज सांसद हैं। तो उनका भी कहीं ना कहीं छोटी शुरुआत थी, आज बड़े पौधान पे हैं। तो आज वो समाज को दिशा निर्देश देंगे और समझाएंगे तो लोग उनकी बातों को सुनेंगे। जी। तो वो भी अपना काम किए। और जिनको ऑब्जेक्शन है गंदा गाने से, तो मैं तो विनती करूंगा कि जो बच्चा गा रहा है उसको गाने दीजिए और वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। आपको अच्छा सुनने की आदत है, आप अच्छा सुनिए, अच्छा खाइए, अच्छा गाइए। मैं अच्छा गीत लिखता हूँ, गीतकार गीत लिखता नहीं, गीतकार से गीत लिखवाया जाता है। क्योंकि गंगा माता जो होती हैं, नदी समान नदी जो है, वो कभी नहीं कहती कि नहीं ये फलाना कास्ट का है मैं इसको पानी नहीं पीने दूंगी। नहीं। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो सबका वेलकम करती हैं। जी। तो राइटर से फरमाइश होती है कि हमको ये लिख के दीजिए। जी। मैं एक से एक गजल लिख सकता हूँ, एक से एक भजन लिख सकता हूँ और पवित्रता की हद दिखा सकता हूँ कि हमारा भोजपुरी कितना पवित्र है। जहाँ सीता मैया और भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हैं, वहाँ गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी बहुत कुछ अनमोल रतन जहाँ है, वहाँ वो गंदा कैसे हो सकता है? वहाँ एक से एक विद्वान पर पैदा हुए। अभी गंदा करवा रहे हैं तो उसका क्या? यानी कि अभी जितने भी हमारे गाने आ रहे हैं, जी। अभी मैंने इतने में केसरी लाल यादव का गाना सुना जो भगवान शंकर के ऊपर था। आपको मैं वीडियो भी बता सकती हूँ उसका। मुझे वो गाना सुनते वक्त कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ भजन सुन रही हूँ। मैं खुद की बात कर रही हूँ, मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि मैं भजन सुन रही हूँ। ऐसा लगा कि कहीं पर मैं पार्टी में आई हूँ जहाँ पर वो शंकर भगवान को भी नहीं छोड़े हो। तो खेसारी उस बारे में आप क्या कहोगे?
खेसारी जी ऐसे हैं कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के गोविंदा जैसे हैं। तो खेसारी जी को देखिए, खेसारी जी का भजन भी अगर आता है तो लोग उस पर डांस करते हैं, खेसारी जी को बहुत प्यार करते हैं। तो खेसारी भाई भी जहाँ से शुरुआत किए, आज मान लीजिए कि आज वो कुछ अच्छी बात करेंगे तो लोग उनकी बातों पर ध्यान देंगे, मगर शुरुआत उनकी भी बहुत छोटे ही से शुरुआत हुई है। आप उनका इंटरव्यू सुने होंगे कि लिट्टी चोखा बेचे उनके पिता से ही, और वो भी बड़ी छोटी शुरुआत की है। तो वो सब बातें कहने के मतलब नहीं है। हम अच्छा करें, अच्छा सोचें। जब नहीं व्यवस्था थी तब अलग बात थी, जिनको व्यवस्था मिल जाती है वो अच्छी अच्छी बात करने लगते हैं। आज जो लोग कर रहे हैं वो भी आगे आ जाएंगे तो अच्छा आईना दिखाएंगे। जैसे कि निरहू जी, पवन जी, खेसारी जी अब अच्छा दिशा दे रहे हैं। और हम लोगों को सबका जयकार हो, सबका नमस्कार हो, ऐसी कुछ बातें करनी चाहिए, ना कि किसी को हम भद्दी बातें कहें, किसी का आत्मा दुखाएं। ऐसा मेरी समझ से करना उचित नहीं है। जी सर, और एक पूछना चाहूंगी, अभी आप जैसे मिडिल क्लास से लेके गिरफ्तार तक जो एक सफर आपने किया हो, तो उसमें आपको जितनी भी ठेस लगी या उसमें गिरे पड़े फिर से उबर कर बैठे, तो ये जो सफर था वो आपका मतलब कैसा था? एक अनोखा सफर होता है, लेकिन उस अनोखे सफर में ऐसे भी कुछ चीजें हुई है जो आपको दिल पे बहुत लगी हो, या उस चीज से अभी वापस उबर कर आए हो? यहाँ उम्र बीत जाती है एक गीत को सजाने में, बनाने में। जो भी गायक लोग हैं, ये जाने कि आप अनूप जलोटा साहब को आप सुने होंगे जी। अनूप जलोटा जी ऐसा नहीं है कि गाना नहीं गा रहे हैं, रोज गा रहे हैं, रोज गीत गा रहे हैं। और हमारे गीत संगीत एक अच्छे भले बड़े धरोहर हैं। उनका एक गीत ही उनको अमर बनाया। जीवन में वाल्मीकि जी भी बहुत सारी रचना किए होंगे, मगर उनका एक ही चीज प्रसिद्ध हुआ, रामायण। रामायण प्रसिद्ध हुआ और लोग नोटिस किए और लोग जाने। और हम नहीं बता पाएंगे कि उनका कितना हिट है, मगर एक आम आदमी भी रामायण जानता है। अनूप जलोटा जी का एक भजन लोग जाने। तो जीवन में क्या कब हिट होगा, हाँ काबिलियत है, काबिलियत रहनी चाहिए। काम अगर आता है आपको तो आज नहीं तो कल आप अपना परिचय खुद परिचय कहते हैं कि तारीफ किसी के परिचय की मोहताज नहीं होती। और सूर्य को जैसे सूर्य के किरणों को कोई मुट्ठी में नहीं दबा सकता, तो आप में प्रतिभा है तो एक न एक दिन चीर के निकल जाएगी, दुनिया देखेगी। तो ऐसा मेरा मानना है कि मुझे काम आता है और आज नहीं तो कल वो चीज दिखेगा। जी सर, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी गीत को लेकर या किसी प्रोड्यूसर को मिलने गए हो और आपको कभी किसी ने एक्टिंग के लिए ऑफर की हो, ऐसा कुछ हुआ है कभी? हाँ, जो है कि ऐसे लोग बोले कि श्याम अगर एक्टिंग करो तो कॉमेडी बढ़िया कर सकते हो जी। तो देखिए, गीत मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में लिखा है जो पूरे गाने लिखा है। तो कुछ टाइप होते हैं जो लोग कहते हैं कि ये आइटम सॉन्ग बेहतर लिख सकते हैं, ये लव सॉन्ग बेहतर लिख सकते हैं। ऑलराउंडर मैंने लेखनी किया है, जैसे आइटम सॉन्ग हो, चाहे लव सॉन्ग हो, चाहे सैड सॉन्ग हो, चाहे लोरी हो, मैंने सारा चीज किया है। तो वो चीज पहले कहते हैं कि एक साधे सब सधे, तो पहले मैं गीतकार में प्रूफ हो जाऊं, क्योंकि लोग प्रश्न करते हैं कि आपका कुछ हिट है। तो मुझे हंसी भी होती है, दुख भी होता है कि जब मेरा बहुत अच्छा होने वाला है तो कुछ क्यों हिट हो, मैं कुछ में सिमटने वाला नहीं हूँ। तो इसलिए मैं कुछ के पीछे नहीं चला हूँ, मैं बहुत कुछ के पीछे चला हूँ। तो कुछ क्यों हिट होगा, बहुत कुछ अच्छा हिट होगा जी, इसलिए मैं अच्छी चीज लिखता हूँ जी। लेकिन आपने कभी एक्टिंग की है सर? अब वो बातें ना कीजिए, जाने दीजिए। अब एक्टिंग, अब गीत संगीत में रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा मुझे। अभी ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं कि जो गीत भी लिखते हैं, संगीत भी देते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। इसके लिए मैंने आपको पूछा कि अभी आपने एक्टिंग की है? मैंने किया है बहुत। एक हमारे शिवा त्रिपाठी जी हैं, मैंने उनके साथ डायरेक्शन में रहा जब सीरियल वरियल करते थे। तो बड़े डायरेक्टर हैं, जैसे वो चंद्रकांत में एसोसिएट डायरेक्टर थे, भोजपुरी फिल्म किए थे एक 2 नदियाँ चली ससुराल, तो मैं उसमें उनके साथ रहा। वो उसमें एक्टिंग मैंने किया था जी, 2 नदियाँ चली ससुराल में जी। तो सर, आपने कभी टीवी सीरियल्स के लिए जो टाइटल ट्रैक होता है सीरियल का, वो कभी लिखा है आपने?
मैं लिखा, बाकी बताते नहीं लोग किस चैनल पे आता है, कब आता है। बहुत सारी अच्छा, चीजें जो अच्छा। जैसे फिल्मों का निर्माण होता है, तो जैसे मान लीजिए 1 साल में 100 फिल्म का घोषणा होता है, बाकी उसमें बनती कितनी है। सीरियल मैंने बहुत, सीरियल के गाने बहुत लिखे, टाइटल सॉन्ग, और पमेला जैन जी गाई, बाकी कब कहाँ आया मुझे नहीं मालूम। अच्छा, यानी कि आप सीरियल्स के लिए भी लिखते हो, जी। फिल्म्स के लिए भी लिखते हो, और एल्बम्स के लिए भी जी, कर चुके हो। जी। यानी कि आप तीनों सेक्शंस में काम कर चुके हो इसके पहले भी। बिल्कुल। जी सर, और एक आपको पूछना चाहूंगी मैं कि जो हमारा जो सोशल मीडिया है, यानी कि जो यूट्यूब है या तो फिर फेसबुक है, इस हर एक चैनल, मतलब ये जो सोशल मीडिया का जो माध्यम है, यहाँ पर ही सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री को प्लेटफॉर्म मिलता है या कहीं और भी प्लेटफॉर्म मिल सकता है लेकिन दूर नहीं रहे? भोजपुरी देखिए, इतनी बड़े क्षेत्रफल है, इतनी बड़ी भाषा में इतनी तादाद में लोग हैं, जी। मगर एक शाहरुख खान साहब की फिल्म आई थी परदेश, परदेश नहीं, स्वदेश। स्वदेश, हाँ। स्वदेश भी थी और उनकी परदेश भी थी। तो स्वदेश में ये उनका एक डायलॉग था, कुछ लोग उसमें बोलते हैं कि हिंदुस्तान नहीं सुधरेगा, मेरा देश नहीं सुधरेगा। वो कहते हैं कि जब देश की फिक्र बाद में करना, तुम अपनी फिक्र करो, पहले तुम खुद सुधर जाओ। जी। लोग भोजपुरी को कहते हैं, आपके ही चैनल पे मैं इंटरव्यू देखा हूँ कि शायद आप ही पूछे भी हैं कि कौन भाषा की बन चुकी है भोजपुरी। जी, जी। आप ही मैं ही पूछी हूँ मगर सर। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे बहुत गंदा लगा, क्योंकि भोजपुरी इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है। सर, मुझे खुद को गंदा लग रहा है कि भोजपुरी लैंग्वेज यानी कि भोजपुरी भाषा ये इतनी पवित्र होने के बाद भी जिस तरह से आज फिल्म इंडस्ट्री जा रही है, तो वहाँ पे लोग ये बोल रहे हैं, जो मैं अपने कानों से सुन रही हूँ। मैं बाहर जाती तो लोगों से मिलती हूँ, मैं आज एक नहीं, मैं 4 से 5 भाषा में बात कर चुकी हूँ, कर सकती हूँ, तो मैं लोगों से मिलती हूँ, तो लोग मुझे यही बताते हैं कि आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का नाम ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये रुकना चाहिए। जहाँ पर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री यानी कि भोजपुरी जो भाषा है वो जो इंटरनेशनल लेवल तक जा चुकी थी, वहां से बिहार, यूपी और एमपी इधर ही तक सीमित है। ऐसा क्यों? आपको तो बता दूं, इसी वजह से मुझे भी दुख होता है इस बारे में। आप कपिल शर्मा शो अगर देखती होंगी, तो कपिल शर्मा जी बोले कि मैं विदेश में शो करता हूँ, जी। तो पवन सिंह जी से वो बात हो रही थी उनकी, तो बोले कि पवन भाई, मैं वहाँ देखा हूँ कि बाहर में, डिस्को में और फंक्शन में लॉलीपॉप लागेलू गाना जो है, आपके गाने वहाँ भी सुनाई देते हैं। जी, सुनाई देते हैं। और एक गाना पवन जी का जो 2-2.5 करोड़ रुपया में शूट हुआ है, कमरिया हिला गई रे, तो भोजपुरी बहुत आगे बढ़ चुकी है, भोजपुरी फल फूल रही है। और जिनको अच्छा सुनने की आदत है वो अच्छा, पवन जी गंदा नहीं गा रहे हैं, पवन सिंह को आप सुनिए, दूसरे को मत सुनिए अगर आपको गंदा लगता है तो। और भोजपुरी में एक से एक विधा, एक से एक गीत है। मुंशी प्रेमचंद्र जी, बताइए, जाने का एक भोजपुरी में कहावत, भोजपुरी बोल सकता हूँ ना? जी जी, बोलिए सर। भोजपुरी में लोग एक कहावत कहेला कि जियते मनैया पानी न पूछिए, मुअले पिपरा पानी दे। मतलब कि जीते जी पानी को नहीं पूछ रहे हैं, अब मरने के बाद में अपने पूर्वज हमारे सुखी रहे, उनको जल मिले, तो लोग पीपल के पेड़ में पानी चढ़ा रहे हैं। तो आप बताइए कि मुंशी प्रेमचंद्र जी गरीबी के दलदल में चले गए, अब उन पे बड़ी बड़ी गैलरी, बड़ी बड़ी शोधकर्ता, बड़े बड़े विद्वान लोग की ये कैसे लिख लेते थे, कैसे सोच लेते थे, उनकी लेखनी को लोग नहीं नमाजे जाने के बाद में। जैसे हमारे शिरडी के साईं बाबा, हम लोग आस्था के धर्म के बहुत बड़े देवता हैं, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि शिरडी के साईं बाबा का कुर्ता जो पहने हैं, उसमें कहीं पेवन लगा होगा, चकती, कहीं छेद है, कहीं छेद है, फटे हैं, पेवन जिसको बोलते हैं, फटे कपड़े में जो लगता है चकती। तो शिरडी के साईं बाबा जब रहे, तब उनको कपड़े फटे पहने हुए आप देखे फोटो में हम जी। अब लोग उनको सोने का मुकुट चढ़ा रहे हैं। आप बताइए, लोग खुद, ये भी आप तस्वीर में देखे होंगे कि साईं बाबा चक्की चला रहे हैं, आटा पीस के कुछ लोगों को भी और कुछ कुत्ते लोग को भी और खुद भी रोटी खाते खिलाते आप देखे होंगे। देखिए मगर आज उनको वहां जाएंगे तो मेवा मिश्री, काजू बादाम चढ़ावा चढ़ता है, फल फ्रूट चढ़ता है,
लोग सोना और रुपया पैसा बहुत चढ़ाते हैं, तो जब जिंदा रहे तो लोग कदर नहीं किए, जाने के बाद लोग कदर करते हैं। जी। तो ऐसे ही है दुनिया, अपनी अपनी रोजी रोटी सेकने पर लगी हुई है, जाने के बाद ही कदर करती है। मैं तो कहता हूँ कि जो कलाकार आपके गली में है, जो आपके पड़ोस में है, एक दूसरे का आप सम्मान कीजिए। कौन जाने कि आपके बगल में कौन भगवान बैठा है और कब कहाँ किसको मालिक कब कहाँ नवाज दे। तो समझ जाइए कि हर शख्स आदरणीय है, पूजनीय है, सबका सम्मान हो। जी सर, और एक सवाल करना था छोटा सा कि आप 2003 या 6 से आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हो, आपका अभी भी स्ट्रगल चालू है, तो आपको उस बारे में क्या कहना है? मतलब आप 17 साल से स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि 17 साल ये छोटा काल नहीं है, ये बहुत बड़ा कालावधि है। देखिए, इसमें एक मैंने गीत लिखा था एक फिल्म में। फिल्म का नाम था दुल्हनिया चली ससुराल। उसमें एक बोल था, दादाजी अपने नाती यानी बेटा के बेटे को बोलते हैं कि चलिहा ए बेटा मोरे, चलिहा ये, और मोहम्मद अजीज साहब गाए थे जी। कि चलिहा ये बेटा मोरे, बतिया तुमानी हो, जिंदगी किताब होले, कर्म कहानी हो। तो जिंदगी जो है, हम लोग जो जी रहे हैं एक अपना कर्म, तो हम लोग की जब डायरी जो किताब बनेगी, दुख तकलीफ पन्ना जैसे हवा आदि आता है, पन्ना उलटते रहता है। तो जिंदगी भर हर आदमी को सीखना है और स्ट्रगल करना है। हम लोग का सफर ऐसे ही चलते रहेगा। दुनिया स्टेज है, हम सब भूमिका अपनी अपनी निभा के जाएंगे। तो ये प्रयास और कर्म तो करना ही है जी। तो वही कर्म कर रहे हैं, और कब हिट होना है कब फ्लॉप होना है वो तो मालिक करता है। हम लोग जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं जी, करेंगे। सर, और एक बात है, हमारे लाइव शो का एक ना सेक्शन है जहाँ पे मैं ऐसा कहती हूँ कि चाय में डुबोना यानी कि आपकी ऐसी कौन सी चीज है कि जो आपको बंद करनी हो और आगे नए तरह से शुरू करनी हो, तो आप ऐसी कौन सी चीज है कि जो गरम गरम चाय में डुबोकर पूरी बंद करेंगे? मैं पूरा समझ तो जाऊं कि आपका मीनिंग। मतलब मेरा ये कहना है कि जो गरम एक खाद गरम पानी है जी। और उसमें हर एक चीज को हमको डुबाना है जी। और उसके बाद वो पूरा बंद करना है, यानी कि हमारी ऐसी कोई आदत है या ऐसी कोई चीज है कि जिसको हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना। जी, मैं ये कहूँगा, जैसे मेरी बात दूसरी दिशा में चली गई थी, जो शाहरुख खान साहब का है कि पहले हम सुधरें तब देश सुधरेगा। तो जो निगेटिव बातें करते हैं कि हमारा समाज हमारा कल्चर खराब हो रहा है, लोग कर रहे हैं, ये सब कहना हम बंद करें, क्योंकि हम खुद अच्छा हो तो हमारा देश खुद ही अच्छा हो जाएगा। गलत कमेंट करना बंद करें और अच्छा दिशा में प्रयास करें, और लोग एक दूसरे का सहयोग करें, तो उससे समाज और सबका भला होगा। आपकी ऐसी कौन सी एक खाद मन की बात है जो आपने कभी, मतलब आपको मन में खाई जा रही है, आपको बात करनी है लेकिन आपने कभी किसी से बताई नहीं, आप ऐसे कुछ शेयर करना चाहोगे? जी, मैं ये कहूँगा कि एक छोटा सा एग्जाम्पल बोल लूँ उसके बाद। जैसे शंकर जी से पार्वती जी ने कहा एक बार कि आप बने हुए लोगों को बनाते हैं, जो गरीब है उसको धन दौलत क्यों नहीं देते हैं जी, और वो जड़ा है उसको संवारना चाहिए आपको। तो भोलेनाथ कहे कि समय आने पे आपको जवाब मिल जाएगा जी। तो एक दिन कहीं जा रहे थे, फिर 2 कुआं देखे जिसमें जल होता है, पानी होता है, कुआं समझते हैं ना, पनघट कुआं जी जी। तो बोले कि यहाँ कुआं हुआ दिख रहा है, आप यहाँ यहीं डेरा गिराते हैं, यहीं पे खाना वाना बनाएंगे, आज रात यहीं बिताते हैं और कल चलेंगे। तो शंकर भगवान गांजा और चिलम निकाले और अपना बनाने लगे। पार्वती माता क्या की कि जो एक उजड़ा हुआ कुआं था उसमें से 4-5 ईटा जो होता है दीवार का, तो ईंट खींची और उसको जोड़ने लगी, उस पे लकड़ी पे खाना पकाने के लिए। तो भोलेनाथ देखे तो हंसने लगे, बोले कि वो उजड़ा हुआ कुआं है तो उसको आप क्यों उजाड़ रहे हैं, वो जो नया वाला है उसको उसमें से 4 ईटा ले लीजिए ना। तो वो माता जी बोली पार्वती जी की अब वो अच्छा बना है तो उसको मैं क्या उजाड़ू, जो उजड़ा है सोची कि इसी में से ले लूं और बना लूं। तो बोले कि हम भी यही करते हैं जी, कि जो उजड़ा है उसको हम क्या संभालें, जो बना है उसी को, तो वही समाज बनाते जा रहा है। मेरे कहने का मीनिंग ये है कि देखिए जो पूर्वांचल है, अभी इंडस्ट्री जो है नोएडा में गई है, भोजपुरी इंडस्ट्री हो चाहे हिंदी हो जो भी है,
जो बन रही है, जी तो जहाँ कुछ नहीं है वहां न बनना चाहिए। पूर्वांचल में जो बनारस की धरती है और बाबा भोलेनाथ की बड़ी नायाब जगह है, आप बनारस का नाम ले लीजिए तो धूप अगरबत्ती की खुशबू आपके मन में घुलने लगेगी। जी करेक्ट। इतना बनारस का नाम ही ले लीजिए तो ऐसा लगेगा कि हम एक कुंभ नहा लिए, जी आत्मा तृप्त हो जाती है, पवित्र हम हो जाते हैं। मणिकर्णिका घाट है, राजा हरिश्चंद्र घाट है, तो बनारस बहुत पवित्र धरती है, देश विदेश से लोग आते हैं। तो उस इर्द गिर्द में जैसे मान लीजिए पूर्वांचल में बहुत अपनी ऐसी जगह है जहाँ कुछ नहीं है, कल कारखाना कुछ नहीं है। अगर इंडस्ट्री वहां बनती, मेरा मानना है, मुझे इस चीज का दुख है कि इंडस्ट्री वहां बनती जहाँ कुछ नहीं है, तो वहां के लोगों को काम मिलता। जैसे साउथ में जो हम यहाँ से शेड्यूल लेके जाते हैं शूटिंग करने के लिए, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि आधे लोग यहाँ के लेने पड़ेंगे। तो वहाँ के लोगों को मान लीजिए रोजी रोटी मिलती तो है। नोएडा में मायावती जी और अखिलेश जी जो पूर्व नेता लोग हैं, वो तो ऑलरेडी नोएडा को बनाए ही हैं। प्रेजेंट टाइम में भी हमारे योगीनाथ जी वहीं पर पास कर दिए। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ मेरे ख्याल से बनाना चाहिए था कि यहाँ लोगों को रोजी रोटी मिलता, एक दिशा मिलता, सब फलते फूलते। एक भी कल कारखाना नहीं है अपने यहाँ कि जहाँ कुछ लोग कर सके। अगर वो लोग अब वहाँ इंडस्ट्री बनती तो हम भी शायद मुंबई नहीं आते और वहीं कुछ काम करते। बाकी अब हमारा तो फिर प्रदेश बना ही रहेगा। मैं पूर्वांचल मऊ मधुबन जिला से हूँ, तो मुझे भी जाके नोएडा काम करना पड़ेगा और जैसे कि मुंबई आके काम करना। जी जी। तो पूर्वांचल में होता तो वहाँ के लोगों को काम मिलता। ये मुझे खटकता है और मैं चाहूंगा कि ये इस चीज को सुधारे और यहाँ भी कुछ यहाँ के गरीब लोगों को कुछ काम मिले, कारखाना बने। जी जी सर, आजकल के जो लड़के हैं या लड़कियां हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती है, जी। तो उनको आप क्या कहोगे? मतलब किस मार्ग से आना है, किस दिशा से आप उनको क्या गाइड करोगे? कुछ सजेशंस या कुछ एडवाइस? अब तो मान लीजिए कि देखिए, एक गायिका रेनो मंडल का नाम सुने होंगे। जी सुनिए। तो किसी लड़के ने बेचारा उनका गाते हुए क्लिपिंग जो है शेयर किया और वो भी लाखों करोड़ों में खेल रही हैं और उनका भी मालिक ने सुन लिया। तो आज तो टिक टाक हेन तेन जो था, अभी भी बहुत सारे हैं जिसपे लोग बना के और अपना जैसे कोई डांस करना चाहे, डांस मास्टर बनना चाहे, डांस के द्वारा आगे बढ़ना चाहे, तो उसमें भी करके वो आगे आ रहे हैं। मोबाइल बहुत बड़ा माध्यम हो गया है। ये अपनी प्रतिभा को, किसी की प्रतिभा को कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्ट उसके हाथ में उसकी प्रतिभा है, उसके अंदर है। तो अपना कहीं भी मोबाइल रख के और अपने कला का प्रदर्शन कर सकता है। जैसे सिंगिंग करना हो, कुछ बॉडी पे काम कर रहे हो, डांस पे काम कर रहे हो, यानी कि अपना हमारा खुद का हुनर बताना, खुद का हुनर बताना, तो आप अपने मोबाइल से अपना हुनर को जो है आप शेयर कीजिए। और यहाँ गोणी लोग सबको देख रहे हैं और वहाँ से आपको चुन सकते हैं। जी, तो करते रहना चाहिए। जी सर, एक आखिरी बात आपको जस्ट एक पूछ रही हूँ कि हमारे सोच रहे हिंदी चैनल जो अभी नया शुरू हो रहा है, हो गया है, तो उस बारे में आप क्या कहोगे? हमारे जो सोन चिरई के जो प्रोप्राइटर धीरज गिरी जी गोस्वामी जी जो हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। और सोन चिरई, जैसे हमने कहा कि बनारस का नाम ले लीजिए तो धूप अगरबत्ती मन में खुशबू आने लगती है। तो सोन चिरई ऐसा टाइटल है कि सोन चिरई हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं कि एक भोजपुरी में तो गुल्लर जो होती है, गुल्लर समझते हैं? गुल्लर। तो लोग कहते हैं कि उसका फूल किसी ने देखा नहीं, लोग हम लोग सुनते हैं। फूल होता है वो डायरेक्ट फल होता है जी, फूल होता नहीं है, लोग कहते हैं। तो सोन चिरई भी हमने देखा नहीं कि सोन चिरई, मैं हर चिड़िया से वाकिफ हूँ, हर पंछी से वाकिफ हूँ, जानता हूँ, हर विधा में थोड़ा बहुत समझ रखता हूँ, मगर मैं सोन चिरई देखा नहीं। मगर सोन चिरई का नाम लेने पर एक अनछुआ बहुत मधुर फील होने लगता है अंदर। जैसे बसंत ऋतु का नाम ले लीजिए तो एक अलग ही सरस्वती भगवती का आशीर्वाद बहता है आबो हवा में, वो महसूस होता है। जैसे सावन का नाम ले लीजिए तो एक अलग ही फील मन में चलता है जी। तो ऐसे ही सोन चिरई का नाम लेने पे बहुत अच्छा आप लोग चैनल का नाम रखे हैं और मैं दुआ करता हूँ कि खूब फले फूले और आप लोग इससे बहुत नाम कमाएं जी।
धन्यवाद सर। आज का लाइव शो यही खत्म हो रहा है। सर ने हमारे साथ बहुत अच्छे से बहुत वक्त बिताया। आखिर में जाते जाते सर हमें कुछ दो और पंक्तियां सुनाएंगे। तब तक के लिए आप भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। सोन चिराई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।